हेलो स्टूडेंट्स, एनएस साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, आहार नाल और उसकी सहायक ग्रंथियां पढ़ ली थी। उन सहायक ग्रंथियों से कुछ प्रमुख पाचक एंजाइम्स स्रावित होते हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मुख्य पाचक एंजाइम और उनकी क्रियाएं। प्रथम कॉलम में है आहार नाल के भाग, दूसरा उसका प्रकार है ग्रंथि, फिर उसका पीएच, पाचक एंजाइम, खाद्य जो पचाया जाता है वह उत्पाद। फर्स्ट में है मुख गुहा या मुख गुहिका। मुख गुहिका ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से स्रावित होती है लार, जिसका पीएच है 6.8 और इसमें अल्फा डेक्स्ट्रिन, सेमी डेक्स्ट्रिन मात्रा में कुछ एंजाइम निकलते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम है अल्फा एमिलेज। अल्फा एमिलेज स्टार्च या मंड को पचाने का कार्य करती है। स्टार्च या मंड पचने के बाद जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वो माल्टोज शर्करा होती है, जो डाइसैकेराइड्स होती है। दूसरा आता है आहार नाल का भाग आमाशय। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है, जिस जठर रस का पीएच 0.9 से 1.5 तक, कई किताबों में 1.5 से 3.5 तक भी बताया हुआ है। अर्थात जठर रस अत्यधिक अम्लीय प्रकार का होता है। जठर रस से पाचक एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज आदि। ये जिन खाद्य पदार्थों को पचाने का काम करते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की संख्या या दूध प्रोटीन। इन प्रोटीन और दूध प्रोटीन में से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्रोटीएज या पेप्टोन या दूध में पाई जाने वाली कैसिन प्रोटीन पैराकेसिनेट में बदली जाती है, जिससे दही वगैरह जमता है। तीसरा आहार नाल का भाग आता है ग्रहणी या ड्यूडेनियम कहते हैं। ये छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। इस ग्रहणी में ही अत्यधिक पाचन की क्रिया होती है। इसमें यकृत ग्रंथि से पित्तरस व अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होते हैं। यकृत ग्रंथि से पित्तरस स्रावित होता है, उसका पीएच 7.7 अर्थात 7.7 होता है, तथा अग्नाशय रस का पीएच 7.5 से 8.3 तक होता है। इन यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक एंजाइम निकलते हैं, जिनमें से प्रमुख है ट्रिप्सिन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिन, नेक्स्ट है एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टेज, कुछ लाइपेज, आरएनए, डीएनए, वो भी इन ग्रहणी भाग से निकलते हैं। और ग्रहणी भाग में अत्यधिक ट्रिप्सिन या पेप्सिनोजन, इन हार्मोनों का खाद्य में जो पचाने का काम होता है वसा वो प्रोटीन्स का होता है, तथा इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण अत्यधिक मात्रा में होता है, तथा इनसे छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड या एमिनो अम्ल भी बनते हैं ग्रहणी के यकृत और अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइमों से। ग्रहणी के से निकलने वाले यकृत रस से पित्तरस व अग्नाशय ग्रंथि से अग्नारस के बाद में क्षुधांत्र के या अर्थात छोटी आंत से कुछ और पाचक एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे क्षुधांत्र ग्रंथि का नाम बताओ, आंतरिक ग्रंथि, और इनसे जो रस निकलता है उसे आंतर रस कहते हैं। इस आंतर रस का पीएच 7.5 से 8 तक होता है, अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इन आंतर रस में पाचक एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वो है एंटीरोकाइनेज के अलावा एरिप्सिन समूह के अलावा माल्टेज, सुक्रोज व लैक्टोज पाए जाते हैं। इन पाचक एंजाइमों के द्वारा जो खाद्य पदार्थों को पचाया जाता है, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन
एंजाइम को पचाने का काम करती है। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जिस उत्पाद में बदलता है उस उत्पाद को ट्रिप्सिन कहते हैं। ट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम कहलाता है। एरिथ्रिन समूह से कुछ खाद्य पदार्थ पॉली ट्राई पेप्टाइड जैसे हार्मोनों को पचाया जाता है, जिनसे एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। तथा पाचक एंजाइम में माल्टोज को पचाने का काम करती है, जिस उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुक्रोज खाद्य पदार्थ सुक्रेज को ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्करा बदलती है। लैक्टेज या लैक्टोज आदि शर्करा में बदलती है। इनसे 5 कार्बन वाली शर्करा का भी निर्माण होता है। इन सब एंजाइमों का पाचन क्षुधांत्र या छोटी आंत के आंतरिक ग्रंथियों द्वारा आंतर रस के श्रावण से होता है। फिर लास्ट भाग आता है सीकम। सीकम में सहजीवी जीवाणु एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। सीकम के अंदर जो खाद्य को पचाने का काम करते हैं वो सेल्यूलोज को पचाने का काम करते हैं, और इन सेल्यूलोज से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो शर्करा के रूप में प्राप्त होती है। इन पाचक एंजाइमों के अलावा इस अध्याय में कुछ विटामिन के बारे में भी दिया हुआ है, जिनका अध्ययन हम सारणी के माध्यम से देखेंगे। कुछ विटामिन व उनके स्रोत व उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक जल में घुलने वाले और एक वसा में विलय होने वाले। वसा में विलय, वसा में मिलने वाले जो विटामिन हैं ए, डी, ई और के, 4 विटामिन जो कि वसा में विलय होते हैं, ए, डी, ई व के। जिसमें प्रथम है विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं, और इनका कार्य है दृष्टि या आंख, दृष्टि कमजोर होना या आंखों में कुछ कमजोरी आ जाना, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है या शुष्क नेत्र रोग भी होता है। शुष्क नेत्र या जीरोथेप्लीमिया वो रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसके खाद्य में स्रोत मुख्य रूप से हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर तथा दूध व यकृत, मछली के तेल इन विटामिन है। दूसरा विटामिन आता है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कैल्शियम के आयनों का अवशोषण करना तथा अस्थि निर्माण करना। इन विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है रिकेट्स होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। इनके खाद्य स्रोत है मछली, दूध, प्रकाश में अर्थात विटामिन डी, यकृत, मछली के तेल जिसे कॉड लीवर बोला जाता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल बोलते हैं। यह इस हार्मोन को जनन हार्मोन भी बोला जाता है तथा इस हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। इनका कार्य क्या है, वसा के शरीर में जो होते हैं अपने उनका ऑक्सीकरण करके एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करना। विटामिन ई की कमी से जो होता है मुख्य इससे रोग होता है बांझपन होना, कभी कभी अंगघात भी हो जाते हैं। विटामिन ई के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध है, यकृत, अंकुरित दालें, अंकुरित सब्जियां खाना चाहिए। अगला विटामिन आता है विटामिन के, जिसको नेप्थोक्विनोन कहते हैं। इस नेप्थोक्विनोन या विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो रुधिर का थक्का बनाना। रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। अगर रुधिर में विटामिन के की कमी होगी तो इससे रुधिर स्राव यानी शरीर से रक्त का स्राव होगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। और इस रुधिर स्राव को रोकने के लिए विटामिन के हमारे शरीर में उत्पादन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां वो आंत्र में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कुछ पाचक रस
वगैरह जिम्मेदार होते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन के बड़ी आंत में अवशोषण होता है। वसा में विलय के बाद में विटामिन के दूसरे प्रकार है जल में विलय विटामिन। ये दो विटामिन है इसमें, बी व सी विटामिन। विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स रूपी संरचना पाई जाती है, जो आगे विटामिन बी को 2, 3, 4, 5 भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसमें फर्स्ट है विटामिन B1, जिसे थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी होता है, और ये खाद्यान्न की बात करें तो ये दूध है, यकृत है, पीतक है, साबुत अनाज वगैरह है उसमें मिलता है। दूसरा प्रकार आता है विटामिन B2। B2 को राइबोफ्लेविन विटामिन कहते हैं। इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं किलोसिस, अर्थात मुंह के चमड़ी का फटना, होठ वगैरह आदि का फटना विटामिन B2 की कमी से होता है। तीसरा आता है विटामिन B3 व विटामिन B5। इनको सामूहिक रूप से पेंटापेनिथिक अम्ल बोला जाता है, और इनकी कमी से जो रोग होता है उसे पेलाग्रा रोग कहते हैं, अर्थात शरीर में याददाश्त खोने जैसी क्षमता होना आदि। उसके बाद विटामिन आता है विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होते हैं। फिर आता है विटामिन B12। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इस साइनोकोबालामिन की कमी से पर्सिशियन एनीमिया रोग होता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में रक्त या रुधिर की कमी हो जाती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। एक विटामिन और है जिसको कहते हैं विटामिन H। इसको आजकल या आधुनिक साइंस के अंदर विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बायोटीन कहते हैं। ये बायोटीन की कमी होने पर हमारे शरीर में त्वचा से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग, बालों का सफेद होना, पतले होना, कमजोर होना आदि बायोटीन की कमी के कारण होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए अत्यधिक विटामिन बी से संबंधित साबुत अनाज है, दूध है, यकृत जैसे पदार्थ है, कुछ ईस्ट है, पनीर वगैरह की खाद्यान्नों में इन विटामिन बी की आपूर्ति होती है। दूसरा विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तथा विटामिन सी खट्टे पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जो कि हमारे दांतों के मसूड़ों में होता है रोग। इस रोग में मसूड़ों से अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है, दांतों की जड़ें सड़ जाती हैं, बदबू या गंध आती है। ये विटामिन 2 प्रकार के बताए मैंने आपको, वसा में विलय होने वाले विटामिन और जल में विलय होने वाले विटामिन। वसा में विटामिन विलय होने वाले विटामिन A, D, E के थे, और वसा में विलय होने वाले विटामिन B व C थे। भोजन या पोषण, इनकी कमी से भी मानव शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, तथा कुछ पोषणों में अल्पोषण, अतिपोषण, असंतुलित पोषण को विशिष्ट न्यूनता जैसे पोषण पाए जाते हैं। अर्थात इन सभी प्रकार के पोषणों में या भोजन में कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिनसे पाचन तंत्र में कुछ न कुछ रोग होते रहते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र में जो मुख्य प्रकार से रोग होता है वो है पीलिया या जॉन्डिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पीलिया यानी इससे त्वचा, आंखें, हाथों के नाखून आदि पीले पड़ जाते हैं। यह यकृत में पित्त रस के अत्यधिक स्राव के कारण या यकृत प्रभावित होने पर होता है, तथा इसका जो मुख्य है पित्त वर्णक
बिलीरुबिन वर्णक, उसके कारण पीलिया या जॉन्डिस होता है। दूसरा पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है कब्ज। ये मलाशय से संबंधित है। जब मलाशय की भित्तियों में संकुचन हो जाता है और आंतों की सक्रियता कम हो जाती है, तब कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा संबंधित बीमारी है अपच। इस संबंध में भोजन करते समय कभी कभी भोजन फूड पॉइजनिंग या बासा भोजन खाने से या शरीर के अंदर एंजाइम या पाचन रसों का कम श्रवण होने से पेट के अंदर गैस या अपच की शिकायत हो जाती है। तीसरा प्रकार आता है मधुमेह या डायबिटीज। ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी या अल्प श्रवण के कारण मधुमेह रोग होता है। कुछ रोग आमाशय के अंदर भी होता है, जैसे अल्सर, जिसे पेस्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। ये आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। तथा कभी कभी हमारे रेक्टम या मलाशय की दीवारों पर अत्यधिक कब्ज या अपच होने के कारण उनकी दीवारों पर ज्यादा मल का दबाव पड़ने के कारण बवासीर या जिसे खूनी दस्त भी कहा जाता है। ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। इनके अलावा हैजा, उल्टी, दस्त, गलसुआ, पैचेस आदि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यह मानव पाचन तंत्र के अध्याय को 5 भागों में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है तथा मैं आशा करता हूं कि आपको ये 5 पाठ पसंद आ रहे होंगे। आप आगे भी NS साइंस क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करते रहिए।